कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिब्बल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। चुके हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। In fact, vultures clean up the environment. That is the role that they play within the animal kingdom. And I think journalists are also committed by their profession to clean up the vicious environment in this country, which has disrupted the lives of people, the economy of this country. And I think the journalists are playing a very, very vital role for the survival of humanity itself. The second thing that the government said was that high courts are running a parallel government. I wonder if this is meant to browbeat the courts. It's certainly a very arrogant attitude that should not be taken and should not be articulated in this fashion. अगर आप कहेंगे कि राज्यों में जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं वो एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये परिभाषा भी अपने आप में घमंड का एक चिन्ह है और घमंड के साथ कभी सरकारें चलती नहीं और ऐसी परिभाषा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। हमें मालूम है कि कुछ पहले दिनों में हुआ कि हमारे एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब थे, उनको कहा गया कि अगर आप ऐसे फैसले देंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी होगा, और कॉन्सिक्वेंस हुआ कि उनका तबादला हो गया। अभी हाल ही में गुजरात में म्युनिसिपल हॉस्पिटल के संबंध में एक बेंच ने एक निर्णय दिया, 144 पेज का जजमेंट दिया, और वहां से भी नया बेंच बनाया गया। अभी कल परसों की बात है, नया बेंच बनाया गया ताकि वो केस किसी और बेंच के पास चले जाए। जस्टिस कुरैशी की बात आपको याद होगी कि उनको मध्य प्रदेश भेजना था, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी और आज वो त्रिपुरा के चीफ जस्टिस हैं। मैं इन बातों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जो मैं एरोगेंस देख रहा हूं, घमंड देख रहा हूं सरकार में, किस चीज का घमंड है ये तो मैं जानता नहीं। दिस गवर्नमेंट हैज in the past displayed this kind of arrogance, and we've known of the fact that Justice Muralidhar was told at one point in time that, there will be consequences. That expression was used, and ultimately he was transferred to Chandigarh. Justice Qureshi, who was meant to be a Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court, is now Chief Justice of Tripura because the government apparently had some misgivings. A bench which was hearing a matter in Gujarat about the municipal hospitals and wrote a 144-page judgment about this situation there. That case has also been taken away from that bench, and this is a matter just a couple of days ago. These are very unfortunate events that are taking place, and I hope that both courts and the government, more so courts, should take note of this. Because unless the courts are alive to what is happening on the ground and render judgments, this kind of attack and expressions used that high courts are running parallel governments is not conducive to a democratic environment. चौबीस मार्च को मैं समझता हूं एक वाटरशेड मोमेंट था। सरकार का रवैया 24 मार्च से पहले क्या था और सरकार 24 मार्च के बाद क्या कर रही है, इसमें बहुत अंतर है। अंतर इसलिए है कि आपको मालूम है कि 24 मार्च के पहले
मई 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 तक हिंदुस्तान के सामने सरकार के एजेंडे क्या थे? सीएए, 370, ट्रिपल तलाक, एनआरसी, पॉपुलेशन रजिस्टर, राम जन्मभूमि। ये इनका पोलराइज्ड एजेंडा, कम्युनल एजेंडा मई 2019 से लेकर 24 मार्च 2019-20 तक था। और इस दौरान में आपको मालूम है कि छात्रों के साथ क्या हुआ, कैसे पुलिस का रवैया भी सही नहीं था, चाहे वो जामिया की बात हो, चाहे वो छात्र कहीं और की बात हो, जेएनयू की बात हो। और इसी दौरान में सरकार ने यूएपीए भी लागू किया। और किसके ऊपर लागू किया? संसद में तो ये बताया गया कि हम तो टेररिस्ट के खिलाफ यूएपीए को लागू करेंगे, लेकिन लागू हुआ किस पे? अखिल गोगोई पे, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सफूरा जरगार पे, जो एक रिसर्च स्कॉलर हैं, शर्जील इमाम पे, जो जेएनयू में है, मसरत जोहरा पे, जो फोटो जर्नलिस्ट हैं। तो ये जो सरकार का एजेंडा रहा है, ये 24 मार्च को बदल गया। ये महामारी ने सरकार की लाचारी दिखा दी। सबसे दुनिया में सबसे बाहुबली भी इसका सामना नहीं कर सकता। ना को यूएपीए के द्वारा उसको कोरोना वायरस को बंद कर सकता है, ना उसको डरा सकता है, ना उसको धमकी दे सकता है, ना एरोगेंस दिखा सकता है। और हिंदुस्तान का जो चेहरा था वो 24 मार्च 2020 के बाद बदल गया, सरकार की वजह से नहीं। जो भाईचारा पे दरार ला रहे थे 24 मार्च से पहले, हिंदुस्तान की जनता ने वही भाईचारा देश को दिखाया। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, सड़कों पे जाने वाले माइग्रेंट को खाना खिलाया, उनके लिए व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। धर्म की कोई बात नहीं हुई। जनता ने सरकार को दिखा दिया कि देश को आगे कैसे चलना है। सरकार लाचार है, उनको मालूम नहीं कि हमें करना क्या है। प्रधानमंत्री जी ने पहले साल के कार्यकाल में देश की जनता को चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी की शुरुआत कैसे हुई? He said, "My fellow Indian, I want to ask the Prime Minister that at least now tell us what is your definition of your fellow Indian. Does that definition fit into what happened prior to March 24, 2020? At least now change the way you are handling the future of this country." When I told you about 370, UAPA, NRC, population register, CAA, triple talaq, these were the agendas of the government. Where was the agenda for education? Where was the agenda for healthcare? Where was the agenda of taking care of the concerns of those who are poor? Where was that agenda? It was nowhere to be seen. Had this government in the last 6 years concentrated on the real issues of the people of India, पिछले 6 सालों में अगर हमारी सरकार ने जो देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, दलितों का मुद्दा,
लोगों की आम जीने की समस्याओं का मुद्दा, अगर उस पर ध्यान देते तो शायद हिंदुस्तान आज कहीं और खड़ा होता, लेकिन इनका तो एजेंडा ही नहीं था। और फिर भी प्रधानमंत्री ने अपने चिट्ठी में यह कहा कि दिस इज द गोल्डन चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ये इतिहास। The government tells the court that we are prophets of doom, and future history books will recognize these 6 years of this government as being a harbinger of doom. The Prime Minister talks about protecting democracy. Actually, till March 24, they tried to throttle democracy. He says he got rid of corruption and misgovernance. Demonetization was good governance, according to the Prime Minister. Multi-layered GST was good governance, according to the Prime Minister. I'd like to ask. These agendas prior to March 24 were good governance, were symbols of good governance. I'd like to ask. What is the definition of good governance? I mean, there is a scam in Himachal just recently on PPE where the BJP chief has resigned. The kind of quality PPEs that are now distributed to doctors, it's a matter of shame. And he said he made India a global leader. Global leader of which world? Nepal is showing its eyes at us. China, remember the Prime Minister used to say that why don't you look China in the eye? Why doesn't the Prime Minister look China in the eye at what's happening across the border, across the line of control? At least instead of giving us news from sources, the Foreign Minister, the Defense Minister, to come and address the press and tell us what is the real state of affairs on the borders in this country. He said, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. हाँ, इतना तो मैं मानता हूं, कुछ लोगों का साथ, कम्युनलिज्म, कुछ लोगों का विकास और कम्युनलिज्म का साथ, और खो गया विश्वास. ये असलियत है. और ये कहते हैं कि हमारी 370 ट्रिपल तलाक, ये उनका 5वां पॉइंट था, 370 ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, सीए एक बड़ी भारी उपलब्धि थी और देश को एक उन्नति की ओर बढ़ाया. अभी मैं उन्नति के आंकड़े आपको दूंगा, कुछ ही समय में आपको दूंगा. फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो जो गरीब लोग थे उनको एम्पावर किया, उनका सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं का भी हुआ, किसानों का भी हुआ, युवाओं का भी हुआ. उनके लिए ये प्रायोरिटी थे. और प्रायोरिटी ये है कि आज के दिन जो गरीब है वो गरीबी की मार में कईयों ने तो अपनी जान गंवा दी. कहते हैं कि रूरल अर्बन डिवाइड कम हुई है. इस देश में अमीर ज्यादा अमीर हुए हैं. आपको मालूम है, इस बात का आंकड़े आप लोगों के सामने हैं. इस देश की जनता तो एक भारत चाहती है, चाहे प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें. हम अनेक भारत नहीं चाहते, हम एक भारत चाहते हैं. हम उस अनेक भारत का विरोध करेंगे और मरने तक विरोध करेंगे. प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो श्रमिकों को जो सहूलतें नहीं मिली और जो कठिनाइयां आई, अपने आप में शायद वो जरूरी था, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई महामारी ना हो,
लेकिन उसके दृश्य तो हम देख ही रहे हैं और आप पत्रकार लोग हमें दिखाई रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आखिर में उनका 10वां पॉइंट ये था कि मैंने तो 20 लाख का इकोनॉमिक पैकेज दिया। तो वित्त मंत्री ने कहा कि वो that represented 10% of GDP, when all economists around the world and within us have said that only represented 1% of GDP. अब ये बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि प्रधानमंत्री का नजरिया कुछ अलग है, कुछ हवाई नजरिया है, और जो रियलिटी जमीन पे है उसमें एक बहुत भारी अंतर है। वो रियलिटी मैं आज आपके सामने, आपके द्वारा, जिनको ये लोग गिद्ध कहते हैं, आपके द्वारा मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, आपको मालूम है कि इस देश में कितने माइग्रेंट हैं? देखिए, 2 किस्म के माइग्रेंट होते हैं। आज मैं बात आपको स्पष्ट कर दूं। एक तो माइग्रेंट ऐसे होते हैं जो प्रदेश में ही रहते हैं, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, एक तहसील से दूसरी तहसील में चले जाते हैं, और वो भी वहीं फंस गए क्योंकि उनकी मूवमेंट भी खत्म हो गई। तो उनको हम इंटरनल माइग्रेंट्स कहते हैं, मतलब कि माइग्रेंट जो प्रदेश में फंसे हुए थे, जो प्रदेश में ही काम करते हैं, वो बाहर से नहीं आते। और दूसरे किस्म के जो माइग्रेंट होते हैं जो बाहर से आते हैं किसी और प्रदेश में जाकर काम करने के लिए, चाहे वो बिहार से जाएं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से जाएं, चाहे वो बंगाल से जाएं, उड़ीसा से जाएं, और उनकी जो संख्या है वो लगभग 2011 के सेंसस के मुताबिक वो लगभग 6 करोड़ है। और ये तो 2011 का सेंसस था, और उसको तो आप 9 बरस हो गए, 2011 से आज तक 9 बरस हो रहे, उसकी संख्या तो बढ़ गई होगी। तो हमारी सरकार के पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे ये हमें पता चल जाए कि कितने बाहर से आने वाले, प्रदेशों में जाने वाले श्रमिक लोग हैं। ये डेटा सरकार के पास नहीं है। और कितने राज्यों में रहने वाले माइग्रेंट हैं, ये भी सरकार के पास डेटा नहीं है। तो अगर डेटा नहीं होगा तो राहत कैसे पहुंचेगी? और यही हाल है कि हमारी सरकार रोज के रोज निर्णय कर देती है, they make announcements. The fact of the matter is that this government doesn't even know the number of migrants. There are 2 kinds of migrants in this country. One kind of migrant that moves from state to state for work, for livelihood, whether it's from Bihar or Uttar Pradesh or it's from other states, Odisha, West Bengal. And then there are other migrants who actually are within the state but move from one district to another for work, one tehsil to another for work, one area to another for work. But they were also locked out. Now the government has no data about the number of migrants, either those who come from states or those who come or who live within states. The only figure we have is the 2011 census, that this number is around 6 crores. And this must have increased over the years because we are in the year 2020 now. तो कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सरकार के पिछले 6 साल के कामों पर यहाँ निशाना साधा और कहा कि पिछले 6 साल में सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कोई खास काम नहीं किया। साथ ही ये भी कहा कि इस महामारी के वक्त में सरकार की पोल खुल गई है।